वेलकम टू एसपी स्मार्ट्स ब्रिज कोर्स इन फिजिक्स डे 4। बेटा आज डे 4 में हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बेसिक डिस्कशंस करेंगे, राइट। बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बहुत डिटेल तो चैप्टर 4 आएगा हमारा तब करेंगे। ब्रिज कोर्स में हमें उसी लेवल का करना है जैसे आपने 9th में करा हुआ है, ठीक है। तो देखो लॉज ऑफ मोशन जो है ये क्या है। गैलीलियो गैलीलियाई जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, ही वॉज फर्स्ट टू प्रपोज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो ने ही सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, जिसके मुताबिक कोई भी चीज़ जो है वो अगर चल रही है तो चलती रहेगी, उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लेमैन से बात करें, हम किसी पूछें, वो कहेगा चीज़ को चलाना तो उसको धक्का तो देना ही पड़ेगा, धक्का देना बंद तो बॉडी रुक जाएगी। पर गैलीलियो शोड दैट ऐसा नहीं है। अ बॉडी कैन कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर, फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, सो लॉन्ग एज उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो। और उसमें एक्सटर्नल फोर्स में फ्रिक्शन का नाम भी आ गया। इसका मतलब है अगर हम बॉल को फर्श पे रोल करते हैं, ग्राउंड में रोल करते हैं, रुक जाता है, हम कहते हैं हमने नहीं रोका, बट फ्रिक्शन रोक देती है। फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर ना हो तो बॉडी हमेशा के लिए चलती रहेगी, ये गैलीलियो का मानना था। सो लेट मी नाउ टेल यू व्हाट एग्जैक्टली गैलीलियो सेड। ये कहता है कि एनीथिंग कंटिन्यूज टू मूव फॉर एवर टिल इटर्निटी अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। मैं यहाँ से रीडिंग आपको दिखा देता हूँ। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी जब फ्रिक्शन ना हो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परपेचुअल। परपेचुअल होता है फॉर एवर, लाखों करोड़ों साल तक वो बॉडी रुकेगी नहीं, कभी नहीं रुकेगी। परपेचुअल का मतलब होता है टिल इटर्निटी। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग फॉर एवर ऑन नॉन इंक्लाइंड प्लेन। हम ये भी कहना है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये नहीं है कि आप कहेंगे एक पहाड़ है ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक ये फुटबॉल है तो ये हमेशा ऊपर जाता रह जाएगा। अरे नहीं जाएगा, ऊपर से छोड़ोगे तो लुढ़क के नीचे आएगा, फिर कहीं ना कहीं रुकेगा। क्यों? फ्रिक्शन यहाँ पे भी है। गैलीलियो का ये कहना है कि ऐसा तभी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो, तभी कहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, इट इज़ एक्चुअली लॉ डीलिंग विद द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जानते हैं ना, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टॉप बाय इटसेल्फ, यानी कोई बॉडी अपने आप नहीं रुकती, उसको एक्सटर्नल फोर्स देके रोकना पड़ता है। तो ये एक तरह से जो गैलीलियो ने कहा वो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात की। दिस लॉ इज साइलेंट अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट पे कौन सी बॉडी को कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में गैलीलियो ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मूविंग बॉडी के बारे में अपना लॉ दिया, जिसे हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गैलीलियो जिस साल उसकी डेथ हुई गैलीलियो की, न्यूटन उसी साल पैदा हुआ। एक तरह से देखा जाए गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा मरने के बाद भी। कैसे? थ्रू न्यूटन। तो न्यूटन वाज इंस्पायर्ड बाय गैलीलियोस वर्क्स। तो गैलीलियो के काम को जारी रखा न्यूटन ने, राइट। इसलिए न्यूटन ने भी अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट फॉर एवर, अ बॉडी इन मोशन विल स्टे इन मोशन फॉर एवर अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी गैलीलियो ने आधी अधूरी बात कही थी। उसने कहा था जो बॉडी चल रही है वो चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना दे। पर बॉडी एट रेस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला था। ये बात किसने कही है? ये न्यूटन ने बोली है। तो न्यूटन ने एक बात साफ कह दी कि जो बॉडी रुकी हुई है ना, वो रुकी रहेगी हमेशा के लिए, बॉडी एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। और जो बॉडी चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, बॉडी इन मोशन विल स्टे इन मोशन। कब तक? अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। दूसरे शब्दों में रुकी बॉडी को चलाना है तो भैया एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, और अगर रुकी बॉडी को चलते चलते फिर रोकना है तो फिर से फोर्स लगा दो। यानी फोर्स ही बॉडी को चलाने में सहायक होती है और फोर्स ही बॉडी को रोकने में सहायक होती है। दिस इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल अबाउट। और इंटरेस्टिंगली न्यूटन ने इसके बाद 2 लॉज और दिए। गैलीलियो बेचारे ने तो एक लॉ ही दिया था, इसने 2 लॉ बाद में दिए। ओवरऑल 3 लॉज हो गए, इसलिए इनको लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म का है, यानी इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स भी है। न्यूटन ने ये बोला कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको चलाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो उसके मास पे भी डिपेंड करेगी, और मास पे फिर डिपेंड करेगा उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी आती है।
सीधी सी बात है, अगर 50 किलो का लोड है उसको धकेलना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, 10 किलो का वेट है उसको धकेलना है तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, यानी फोर्स होगी वो मास पे डिपेंड करेगी। और बिकॉज वो बॉडी को आप धीरे धीरे चला पाएंगे, फोर्स लगा के तेज़ चला पाएंगे, तो उस पर उसकी एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगी। तो ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर लोड बहुत भारी है तो उसको धक्का देंगे तो वो स्लो ही उसकी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन अगर हल्की बॉडी है तो वो फास्ट एक्सेलरेशन होगी। तभी न्यूटन के लॉ, जो सेकंड लॉ है, उसमें कई बार F प्रोपोर्शनल टू ma लिखा जाता है, दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। हाउएवर न्यूटन ने कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला हुआ, उसने कहा था कि जो मोमेंटम समझते हैं ना, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको p से डिनोट करते हैं, यानी मोमेंटम, ये मोमेंटम। तो मोमेंटम कितनी तेज़ी से चेंज होता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तेज़ी से चेंज होने का मतलब हुआ मोमेंटम अगर शुरू में है p1, बाद में हो गया p2, तो मैं कहूँगा चेंज कितना आ गया, p2 माइनस p1, जिसको डेल्टा p कहते हैं। जब p1 मोमेंटम था, टाइम वाज t1, जब मोमेंटम p2 हो गया, टाइम वाज t2, तो चेंज इन टाइम इज डेल्टा t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा p बाई डेल्टा t। न्यूटन कहता है F इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ये है एक्चुअल में जैसा न्यूटन ने बोला। शायद छोटी क्लासेस में बच्चों को डायरेक्ट बता दिया जाता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू m एज वेल एज a। अब आप 11th क्लास में आगे थोड़ा डिटेल में करेंगे इस चीज़ को हम। तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को न्यूटन के अंदाज में ही बोलेंगे। हम कहते हैं कि जो फोर्स है ना किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, उससे पता चलता है कि उसका मोमेंटम कितनी जल्दी से चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं k टाइम्स डेल्टा p बाई डेल्टा t। k है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। तो यही देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना। तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। अब ये डेल्टा p, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था, डेल्टा p होता है मोमेंटम का चेंज। मास है बॉडी का m और वेलोसिटी मानो v2 हो गई, ये होगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियली मास तो m ही था लेकिन वेलोसिटी थी v1, तो चेंज इन मोमेंटम होता है ये, यानी m और ब्रैकेट में v2 माइनस v1 लिख दो। ये देख लो, ऐसे हमने यहाँ लिखा। ऐसे डेल्टा t टाइम में चेंज, पहले टाइम था t1, बाद में टाइम हुआ t2, तो डिफरेंस t2 माइनस t1 वो देख लो। ये इस तरह से हम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम को एक और ढंग से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू k टाइम्स m इंटू वी माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या होता है? ये बच्चे एक्सेलरेशन होती है ना। ये देख लो, यही लिखा हुआ यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन है। इसलिए ये एक्सप्रेशन जो था पहले हमने ऊपर जो आपको बताया, यानी ये एक्सप्रेशन, इसमें इतनी सी जो चीज़ है ना उसको a के बराबर पुट कर दो, वही एक्सेलरेशन होती है, तो हमारे पास बचता है k m इंटू a। ये देख लो, ये बचा F इज इक्वल k m इंटू a। अब फोर्स जब हम 1 न्यूटन का लगाते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, बॉडी का मास है 1 किलो, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट द्वारा कि उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। दूसरे शब्दों में 1 किलो के लोड को हम पुश करें 1 न्यूटन फोर्स से, तो उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। जब यही सब वैल्यूज़ हम इसमें लगाएं, यानी MB1, AB1 और FB1, तो ये देखो 1 1 करते, k कितना आ गया 1। अब यही k1 इसमें लगा दीजिए, तो k1 हो गया, छोड़ो उसको, फिर F इक्वल ma बन गया। अब पता चला वो जो आपको बताया गया था छोटी क्लासेस में कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इतने सीधे साधे तरीके से न्यूटन ने नहीं कहा हुआ। न्यूटन उसके लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दी हुई है, जैसा कि आपने अभी अभी देखा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आता है, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। अब जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k था वो कितना था, अभी भी देखा आपने, वो हमने देखा कि 1 होता है वो है। F इक्वल टू के एम ए के बजाय हम सिंपली लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा कुछ ही सालों में न्यूटन ने फिर एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी दिया।
और ये वो लॉ है जो हर बच्चे को मालूम है। किसी बच्चे को बोलोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दो, वो पहला दूसरा लॉ शायद उसको भूल गया, थर्ड लॉ उसको हमेशा याद रहता। क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है, रॉकेट में आप देख रहे हैं कि नीचे से ये क्या निकल रहा है, हॉट गैसेस निकल रही हैं, आग धुआं ये सब कुछ निकल रहा है, तो ये एक्शन हुआ है ना। तो रिएक्शन के तौर पे क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर हवा में उड़ जाता है, आउटर स्पेस की तरफ चला जाता है, तो एक्शन नीचे रिएक्शन ऊपर। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी जाती है अक्सर इसके बारे में कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। ये हॉर्स है, ये कार्ट को आगे खींचता है, और जो कार्ट है वो हॉर्स को पीछे खींचता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता, घोड़ा ही गाड़ी को खींचता, गाड़ी घोड़े को नहीं खींचती है। बट अगर आप ऐसा कहें, इसका मतलब है आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझा ही नहीं पूरी तरह। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट अकर ऑन द सेम बॉडी। इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्स पुल्स अ कार्ट एंड कार्ट एक्सर्ट्स अ पुल ऑन द हॉर्स, यानी घोड़े ने गाड़ी को आगे खींचा तो गाड़ी का भी खिंचाव पीछे की ओर था, तभी तो उसकी ये जो रेंज हैं, जो उसकी लगाम कहते हैं घोड़े की, इसमें तनाव या खिंचाव आता है, टेंशन आती है, तो घोड़ा खींचता आगे, गाड़ी उसको खींचती है पीछे। बट एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, है ना, क्योंकि एक्शन है कार्ट के ऊपर और रिएक्शन है घोड़े के ऊपर। सिंस दे आर टू डिफरेंट बॉडीज, सो एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर। यही वजह है कि हॉर्स इज एबल टू पुल द कार्ट इजीली। और बेटा ये चीज़ एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन द्वारा ही की जा सकती है। और बेटा अब आखिर में एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, इनको एज ए नोट लिखा है मैंने। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द न्यूटन लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा आप तो कहेंगे तीनों के तीनों लॉ न्यूटन ने दिया, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो रियल लॉ कौन सा है जहाँ पे मैथमेटिक्स है, और वो कौन सा? सेकंड। तभी कहा गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। बाकियों को रियल इसलिए कहा गया मतलब वो फंडामेंटल नहीं है। अगर F इक्वल टू ma के बारे में आपको जानकारी है तो इसको मैथमेटिकली आप फर्स्ट लॉ भी बना सकते हैं इसका, और थर्ड भी बना सकते हैं। कैसे? वो हम आपको लॉज ऑफ मोशन, आपका एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 4, जब रेगुलर क्लासेस होती हैं तो ब्रिज कोर्स है ना, जब रेगुलर हम सिलेबस शुरू करते हैं उसमें चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन है, उसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से न्यूटन का ये दिया हुआ जो लॉ है F इक्वल टू ma यानी सेकंड लॉ, इसमें से हम फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं और थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं यानी उनको डेवलप किया जा सकता है बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और बेटा इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द ओनली रियल लॉ ऑफ मोशन। एक और नोट है जो आपने याद रखना है, वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है ना, मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल इक्वल होते हैं, यही कंजर्वेशन मोमेंटम में आपको बताया जाता है। लेकिन आज एक नई बात बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ अगर आपसे जोड़े जाए ना तो उसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पैदा होता है। दूसरे शब्दों में सेकेंड और थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से जो नया लॉ तैयार होता है, और अब कैसे जोड़ना? मैथमेटिकली, ऑफ कोर्स मैथमेटिकली जोड़ना, कोई और तरीका नहीं है जोड़ने का, मैथमेटिकल स्टेप्स यूज़ करके इनको जोड़ना है। तो इससे फंडामेंटल लॉ पैदा होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे हम कर पाते हैं? बेटा जैसे कि मैंने कहा, वो हम जब रेगुलर सिलेबस शुरू होगा, चैप्टर 4 आएगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें सब बातें मैथमेटिकली आपको सिखाई जाएंगी। टिल देन दिस इज ऑल अबाउट Day 4 bridge course. Till we meet again, that's all for today. God bless you all.